नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। यहां आने से कुछ देर पहले मैंने संस्कृत का एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक पढ़ा था। वो कुछ इस तरह है कि धनहीनो न हीनश्च धनिकः सा सुनिश्चया विद्या रत्नेन हीनो या सा हीना सर्ववस्तुषु। इसका मतलब है कि धन से हीन होना कोई हीनता का प्रतीक नहीं है। वास्तव में दीनहीन वो व्यक्ति है जो शिक्षा से रहित है, वही वास्तव में हीनता दीनता को प्राप्त होता है। विद्या का, शिक्षा का कोई मोल नहीं हो सकता। ज्ञान दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ज्ञान दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लेकिन बावजूद इसके यदि वर्तमान की पूरी शिक्षा पद्धति प्रणाली पर नजर डालें, खासतौर से निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर यदि नजर डालें, तो आज ये शिक्षा धंधा बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से, मतलब कई सालों से कहना चाहिए कि शिक्षा के इस व्यवसायीकरण पर लगाम लगाने की मांग होती रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं उठाया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब विरोध प्रदर्शनों का अतिरेक देखा गया और खासतौर से हाई कोर्ट ने जब इस शिक्षा के व्यवसायीकरण पर को रोकने के लिए सख्ती से निर्देश दिए, तब सरकार ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही खूबसूरत निर्णय लेने का अभी सोचा है। विधानसभा में पिछले दिनों स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी जी का यह बयान कि मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश शिक्षण शुल्क नियंत्रण अधिनियम, जिसमें ना सिर्फ फीस शिक्षण शुल्क पर नियंत्रण लगाया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही कोर्स, पाठ्यक्रम क्या हो, बदलते हुए पाठ्यक्रम, अनायासी पाठ्यक्रमों को बदल दिया जाता है, इस पर भी रोक लगाई जाएगी। ड्रेस कोड पर, ऐसे कई तमाम मुद्दे इस अधिनियम में शामिल किए जाएंगे। एक शिक्षण निर्धारण समिति का भी गठन किया जाएगा। तो इन सारे जो फैसले, ये जो घोषणा हुई है, इससे एक उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है, लेकिन कितनी रोशनी इस फैसले से, इस घोषणा से भविष्य में बिखरेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ इसी विषय पर बात करने के लिए, शिक्षा के व्यवसायीकरण से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं श्री पीके पाठक जी, जो कि प्राचार्य हैं, एक यहाँ राजधानी के एक निजी स्कूल के प्राचार्य हैं और लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं श्री पंड्या जी, प्रबोध पंड्या जी। पंड्या जी जो हैं, ये भी पालक शिक्षा महासंघ के महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के महासचिव हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत पंड्या जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि आप लंबे समय से इस मनमानी फीस पर रोकथाम लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जबकि ये फैसला आया तो नहीं है, लेकिन जो घोषणा हुई है, इसके बाद क्या उम्मीद जागती है, क्या बदलाव होगा इस दिशा में? सबसे पहले आपने मुझे इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये जो प्रश्न है जी, इसमें जो है, हम ये जो आपने पहले भी बताया है, इस बारे में सरकार ने हमें पिछली बार भी ऐसा ही एक आश्वासन दिया था और गाइडलाइंस भी जारी की थी और इसमें कई कार्यक्रम भी उन्होंने बताए थे कि हम ऐसा करेंगे। इसमें कुछ ठोस स्वरूप नजर नहीं आया। इस बार माननीय मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है, बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इम्प्लीमेंट होता है तो ये सराहनीय कदम है, ऐसा आपका कहना है। पाठक सर, आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जब फैसला, इस अधिनियम बनेगा, तब की बात तब से देखी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ आपसे मूल प्रश्न, ये जिस विषय पर हम यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं, वही है कि निजी स्कूल फीस निर्धारित करते समय, शिक्षण शुल्क निर्धारित करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं? अंकुर जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। आपके इस क्वेश्चन का स्वागत है। देखिए, जब आप प्राइवेट बोलते हैं तो प्राइवेट मीन्स टोटली प्राइवेट। उसमें हम सरकार की तरफ से एक्सेप्ट एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट छोड़ के सरकार से कुछ नहीं लेते। जब हम कुछ नहीं लेते हैं और जब हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, क्वालिटी टीचर्स रखते हैं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, हर चीज क्वालिटी का रखते हैं, तो आप बताइए, क्या हमको फीस निर्धारण करने का हक नहीं है? नहीं, फीस निर्धारण करने का हक तो है जी, लेकिन उसके भी कुछ पैमाने निर्धारित तो किए जाना चाहिए। ये नहीं कि आप एडमिशन करते समय
50,000 रुपए, कई स्कूल हैं जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक वसूल करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसी भारत के अंदर में आज मैनेजमेंट MBA जो कॉलेजेस हैं उसकी फीस 20,000 है, और जब हम बाहर जाते हैं पूना में किसी इंस्टीट्यूट में, उसकी फीस सीधा 2 लाख रुपए हो जाती है, और उससे अच्छे जगह जाते हैं तो वो 10 लाख हो जाती है। फिर वो कैसे निर्धारण करेंगे आप? जब आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, व्हेन हम बोलते हैं कि मुझे क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा। एक और चीज जो बात सामने आती है कि आपने कहा कि सरकार से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी शासकीय भूमि बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध कराई जाती है। 99 वर्षों का उसका वो होता है। आपकी बात बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसे कुछ स्कूल उन लोगों को दिया है जिनको सरकार ने दिया है, सरकार ने उनके ऊपर हक भी जमा के रखा है। हमने उसमें 25% राइट टू एजुकेशन एक्ट के बच्चों को पढ़ाते हैं। हम तो शासन से नहीं बोलते कि हम नहीं पढ़ाएंगे। शासन ने दी, शासन ने उसके ऊपर में ये भी बताया कि अगर हमने आपको जमीन दी है, हमें नहीं दी है, जिसको दी है वो जाने। हमारा तो टोटल प्राइवेट है, हमारी खुद की जमीन है, खुद का पैसा लगा हुआ है, खुद का बना हुआ है। यहाँ मैं कि किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, मैं इसीलिए बोला, तो मैं समग्र में बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल समग्र, मैं समग्र की बात कर रहा हूँ। आप, मैं इसीलिए बोला ना, शासन अगर देती है तो शासन का हक है उस पर कंट्रोल करने का। नहीं, लेकिन फिर भी उन स्कूलों में भी फीस बेतरतीब फीस है, ऐसा हम नहीं बेहतर। मैंने अभी आपको सिर्फ सब बातों का एक ही जवाब दिया कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वांटिटी देना पड़ेगा। चाहे दुनिया के किसी भी जगह जाएं, आप अगर यहाँ से फॉरेन में भी पढ़ने जाते हैं तो आप 40 लाख रुपए खर्च करके फॉरेन में पढ़े जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आप जो विषय बोल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले, जैसा कि सर ने RT की बात की, राइट टू एजुकेशन की बात की, कि राइट टू एजुकेशन में 25% बच्चे आपको BPL के रखना अनिवार्य है, वो रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कई सारे चोर दरवाजे RTE में रह गए, ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण लोग यहाँ भी कई अपनी मनमानी रोकने के काम लगातार करते रहते हैं। और ऐसी ही स्थिति कहीं ये जो अधिनियम बनने जा रहा है, पाठ्य शिक्षण शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनने जा रहा है, कहीं उसमें भी इस तरह की स्थिति ना बने। पंड्या जी, तो इसके लिए क्या खास प्रयास किए जाने चाहिए? किन प्रावधानों का होना इसमें जरूरी है? देखिए, हम ये चाहेंगे कि इसमें पालकों के प्रतिनिधि हों, स्कूलों के प्रतिनिधि हों और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मैं आपको 1 मिनट यहाँ पर टोकना चाहूंगा। आज ही अखबार में खबर आई है, इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो समिति बनाई गई है उसने सीधे सीधे नकार दिया कि पालक संघ का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। तो जब पालक संघ के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? सबसे यही तो मेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आदमी सबसे बड़ा सफरर है, जो इस पूरे क्षेत्र में, जो सब हमारे राज्य के, हमारे पूरे देश में करीब 50 लाख आदमी जो होगा, एग्जैक्टली मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन वो इसका सफरर है। मैं उन 10 लाख लोगों के 3 लाख लोगों की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन 50 लाख लोग इसके सफरर हैं। जो लोग, आज हमारे देश में ये स्थिति नहीं है कि जो आदमी 2000, 3000, 4000 रुपए देकर के महीने में पढ़ा सके, ये हमेशा पढ़ा सके और हर बार 20%, 30% फीस हाइक कर सके, ये उसकी स्थिति नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार इस कदम में, जब तक पालकों का साथ नहीं होगा, जब तक उसको बीच में नहीं रखा जाएगा, तो कोई भी कानून बेईमानी है। जैसे पिछली बार अपन जो गाइडलाइंस जारी की थी वो बेईमानी थी, उसको हाई कोर्ट ने भी नकार दिया कि ये उसमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है गाइडलाइन का, इसीलिए उन्होंने कानून बनाने का निर्देश दिया। अच्छा, चलिए ठीक है, कानून बनेगा तो निश्चित तौर पर इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई चोर दरवाजे ना रहें और ये सख्ती से इसका पालन हो, जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है वो बने। हमारी तो यही उम्मीद है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। सपना, कहाँ मर गई थी? कहाँ मर गई थी तुम? सब्जी काट रही थी। ठीक है, कपड़े ठीक से नहीं धो सकती तुम? शर्ट पे दाग है, दाग क्यों नहीं गया? रो मत मारो, मैं दोबारा धो दूंगी। मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है, हैं? दिन भर बैठ के मैं तुम्हारी गलती। हाँ अंकल। वो तुम्हारा पोस्ट कार्ड शायद कोई गलती से मेरे घर डाल गया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए।
मधुर चांदनी में हम तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ चांद खिला वो तारे हंसे ये रात अजब मतवारी है मेरा प्यार अमर एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने कुछ दिल ने कहा जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना मैं किसी के प्यार में बाहों में चले कहाँ चले? वही है सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शिक्षा सेवा है या व्यवसाय। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई सारे विषयों पर चर्चा की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पाठक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब शिक्षा के क्षेत्र का इस तरह से व्यवसायीकरण होता है, बेलगाम फीस वसूली जाती है, तो इसके कई दूसरे भी कहना चाहिए नकारात्मक पहलू देखने मिलते हैं, कई सारी सामाजिक विसंगतियां देखने मिलती हैं। उनमें से एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि जब एलीट वर्ग के साथ कोई सामान्य मध्यम वर्ग का बच्चा यदि पढ़ने आता है तो वो भी उसी विलासिता में रचने पचने की कोशिश करता है। तो हम वहाँ पे विसंगति की बात नहीं करते हैं जी। हम वहाँ पे बात ये करते हैं कि हमारे लिए जो भी बच्चा हो, चाहे वो एलिट ग्रुप का हो, चाहे कोई भी हो, हमारे संस्थान में जब स्कूल में आता है हमारे लिए वो बराबर है। ये कंपैरिजन अगर बच्चा खुद करता है जी। उसके लिए हम दोषी नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा वही देते हैं कि आप सब बराबर हैं, हम सबको बराबर की शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ अलग बिठा के पढ़ा रहे हैं और एलिट वाले बच्चों को कुछ अलग पढ़ाते हैं। आज बीपीएल के बच्चे जो हमारे पास आते हैं, हम उन बच्चों को उन्हीं बच्चों के साथ बिठाते हैं जो एलिट ग्रुप के हैं। ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन हमको सरकार ने जो बोला गया मैं उसके वचनबद्ध हूं और मैं उसी के हिसाब से काम करता हूं। सो देयर इज नो डिफरेंस एलिट ग्रुप और दूसरे ग्रुप। पंडित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हर जगह नहीं है सर। ये अच्छा है कि कुछ विद्यालयों में कुछ स्कूलों में ये काम हो रहा है और ये सराहनीय काम है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। जहाँ काम हो रहा है वो तो उसकी सराहना कर रहा, बहुत अच्छा काम है। और जहाँ तक ये आरटीआई और बीपीएल की बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ठीक है कम पे कर रही है, लेकिन उसके लिए पे कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ ना कुछ मामले में छोटा बड़ा हो सकता है कि कम हो, उस स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम पैसा हो, लेकिन कर रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको अधिकतर स्कूलों में आप देखेंगे जो 25% क्राइटेरिया है, सरकार का खुद का स्टेटमेंट है, वो पूरा नहीं हो रहा है कहीं। और नहीं, जो आपने बोला कि आप जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हर कोई उसकी सराहना करता है, लेकिन यहाँ भी व्यवसाय से इतर एक सामाजिक धर्म भी तो होता है। क्योंकि जिससे शिक्षा का जो पावन क्षेत्र है, जो पवित्रता के साथ शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र को देखा जाता है, वो बदनाम ना होने पाए। देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं सब इतना कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता। हम ये जानते हैं कि हमने बहुत पहले पढ़ा था, मम्मी बताती थी हमारी कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है। तो अगर हम सबको बराबर करना चाहे वो पॉसिबल ही नहीं। सही बात है, ठीक है ना। होता होगा, कुछ स्कूलों में होता होगा, मैं उसकी जानकारी नहीं रखता। ये तो सरकार के जो वो हैं ऑफिसर्स हैं, वो जाके देखें। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज पांडे जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मैं पांडे जी से पूछता हूं कि हर स्कूल, देखिए कोई भी स्टैंडर्ड का स्कूल हो,
आज हम अपने भोपाल या मध्य प्रदेश की बातें करते हैं, आप दिल्ली में जाइए जहाँ की एक स्कूल की फीस 5 लाख रुपए लोग दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ, भोपाल में कोई भी स्कूल अगर जो स्टैंडर्ड का है, आपको पता भी है कि ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं भोपाल में और हमें दूसरे स्कूलों को पता नहीं है, सबको सब कुछ पता है, कौन कितना फीस ले रहा है, कौन कैसा कर रहा है, जाके शासन से बोले उस स्कूल को। नहीं पाठक जी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है, और आप भी इसे व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि यहाँ आप एक निजी स्कूल के प्राचार्य होने से ज्यादा एक विशेषज्ञ हैं, नहीं, और नहीं, हमारे लिए तो आपके तमाम अनुभवों का जो सार है वो इस विषय पर निकल कर आया है। मैं यही तो बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं निकल भी रहा है। यहाँ पंड्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब एक यहाँ कल्पना करते हैं हम, और अधिकतर इसी आय वर्ग के लोग हमारे देश में हैं, 10-12 हजार रुपए पर मंथ कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या तादाद ही ज्यादा है। ऐसे में यदि वो लोग 3-4 हजार रुपए महीने का खर्च यदि वो स्कूली शिक्षा पर कर देते हैं, तो उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या होती है, क्या सामान्यतः जो परिदृश्य देखने में आता है वो किस तरह का रहता है? देखिए सर, जो 3-4 बच्चा कोई भी हो, उसको ख्वाब देखने का अधिकार है जी। वो और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को, चाहे उनको खाने के लिए एक रोटी ही क्यों ना मिले, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार है जी। मैंने ये देखा है 2 सालों में संघर्षों के दौरान, लोगों ने अपने बच्चों के लिए फीस देने के लिए 10-10% ब्याज में पैसा लेकर के लोगों को फीस दी है। और उसके स्कूलों ने क्या किया है कि अगर 15 दिन फीस नहीं दे रहे हैं तो उनके ऊपर जाके टीसी दे दी है, या टीसी नहीं दी है तो 1-1 हजार रुपए फाइन, 2-2 हजार रुपए फाइन कर दिया है कि आप नहीं आ रहे हैं 5 हजार रुपए फाइन, 3 हजार रुपए फाइन। आपको छोटा आदमी है जो संघर्ष नहीं कर सकता, उसको बोल दे टीसी, जैसे भी कहीं से भी लाके दे, चाहे अपना गहना रखना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, लोग अपना पैसा दे रहे हैं। इस चीज में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सहिष्णुता जो है स्कूलों में भी होनी चाहिए कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है उनको ये मालूम है कि उनकी स्थिति क्या है। सरकार ने ये कहा है कि कोई भी निजी स्कूल प्रॉफिटरिंग नहीं होना चाहिए, मीन्स मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। सही बात। एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बार बार कहा है कि मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। और कई राज्यों में सख्त कानून है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, हाँ मैं तमिलनाडु में आ रहा हूँ आपको। आप तमिलनाडु में, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तमिलनाडु में अभी अभी महाराष्ट्र में भी कानून बना है। तमिलनाडु में उन्होंने किताब तक की कीमतें सेट कर दी हैं। अगर किताब की कीमत उन्होंने कहा है कि अगर 64 पेज की किताब है उसकी कीमत 32 रुपए होगी या 38 रुपए होगी, 128 पेज की किताब है तो 64 रुपए होगी। मेरे पास नियम है, अगर आपको कभी जरूरत हो तो ले लीजिए। पाठ्यक्रम की किताबों में क्या व्यवसाय है? और उन्होंने क्या किया, पूरे तमिलनाडु में एक ही सिलेबस रखा है जी, पूरे तमिलनाडु, इसे एक किताब है। और आज की स्थिति में देखिए, हिंदुस्तान का नंबर 2 राज्य है वो एजुकेशन के मामले में जी। तो और फीस भी बहुत कम है वो, और उनके यहाँ उन्होंने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है जो 3 साल के लिए फीस तय करती है। सब में आप देखेंगे 8 to 12% तक का मार्जिन रखा है उन्होंने हर साल। तो ये एक सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और इतना सफल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिडेट किया है। तो हमारा ये कहना है कि अभी स्थिति ये है कि जब आप कोई सोसाइटी बनाते हैं जिससे स्कूल चलाते हैं, उसमें पहला क्लॉज यही है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। किताब में तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन आप कोई भी आदमी, एक लेमैन भी आदमी समझ सकता है कि कोई भी स्कूल बिना प्रॉफिट के नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल सही, और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि भाई एक भी स्कूल प्रॉफिट के बिना नहीं चल रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि, और स्कूल में जाओ तो स्कूल तो ये कहता है कि हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। भाई हमने जो है कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमने कोई व्यवसाय नहीं बुलाया, हमने उनको बुलाया नहीं है कि आप आइए और स्कूल में एजुकेशन दीजिए। आप अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन सोशल वर्क है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने और अपने कानून ने कहा है, सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस में भी कहा है कि ये सोशल वर्क है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आइए, वेलकम है। और अगर नहीं है, अगर आप सोशल वर्क नहीं करना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में ना इंडस्ट्री खोलें। तो सही बात करें, आजकल तो लोग दबंगई से ये बात करते हुए नजर आते हैं कि भैया 3 क्षेत्रों में इस समय मंदी नहीं है, और उसमें एक शिक्षा को शामिल करते हैं और उसमें धर्म को भी शामिल करते हैं कि इन क्षेत्रों में कभी मंदी नहीं आने वाली है। खैर, आपने एक बात कही कि पाठ्य पुस्तक पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। हर बार सिलेबस बदल दिया जाता है। अब 1 साल बाद आप सिलेबस बदल देते हैं तो इससे क्या मिलता है? 1 साल में ऐसा क्या नया आ जाता है? और हर जगह अलग अलग सिलेबस, कहीं कुछ और पढ़ाया जा रहा है किन्हीं स्कूलों में, कहीं कुछ और, उसी 6वीं के बच्चे को कहीं किसी स्कूल में कुछ और शिक्षा दी जा रही है, कहीं कुछ और दी जा रही है। तो यहाँ अलग अलग किताब लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज देखी जाती है कि उन्होंने कुछ दुकानें तय कर रखी हैं
कि आपको ड्रेस लेना है तो फलानी जगह से ही लेना है, आपको पाठ्य पुस्तक किताबें लेना है तो आपको फलानी दुकान से लेना है। ये कहाँ तक सही है? पाठक सर आपसे समझना चाहूँगा। आपने सबसे अच्छी बात पूछी कि बुक्स जी। देखिए जो कैरिकुलम जो है वो हम नहीं बनाते हैं, कैरिकुलम हमारा सीबीएसई बोर्ड से बन के आता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार हम एनसीईआरटी की बुक जो कि सरकार बनाती है और मैं उन्हीं को बोलता हूँ उसको खरीद के बच्चे पढ़ें। हम किसी को नहीं बोलते कि आप प्राइवेट पब्लिशर्स के पास जाएं उसकी किताबें खरीदें, लेकिन आजकल प्राइवेट पब्लिशर्स क्या है कि डिमांड इतना है, पॉपुलेशन से इतना है कि इमीडिएटली पूरा बुक्स प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, तो प्राइवेट पब्लिशर्स क्या करते हैं उसी एनसीईआरटी के बेस्ड पे, क्योंकि कैरिकुलम ऑलरेडी आपको अवेलेबल है इन द नेट, उस हिसाब से वो किताब बनाते हैं। हम कोई भी बच्चे को, चाहे वो क्लास 1 का हो, कार्मल का हो, चाहे राजीव गांधी का हो और चाहे वो सेंट जोसेफ ईदगाह को या डीपीएस का हो, करिकुलम सबके लिए बराबर है, सबको एक ही किताब पढ़ना पड़ता है और सबको एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए क्या होता है, अगर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कुछ किताबें जैसे जनरल नॉलेज है, वो हम बोलते हैं अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लें, कोई वो नहीं है। हम आपको कोई ये नहीं बता, हम जो भी करिकुलम पढ़ाते हैं हम सीबीएसई के बियॉन्ड पढ़ा ही नहीं सकते। सही बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सर। देखिए 18 जनवरी 2015 को सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया प्रोफेसर यशपाल समिति की अनुशंसा पर। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि एनसीईआरटी की बुक ही होनी चाहिए, वो सर्कुलर भी है हमारे पास, और एनसीईआरटी की बुक ही जरूरी है और सारी कोई बुक्स नहीं चलेंगी। बहुत पहले जब बायलाज बना था तब इन्होंने ये प्रावधान रखा था कि आप प्राइवेट पब्लिशर की बुक भी चला सकते हैं, लेकिन अभी जब प्रोफेसर यशपाल समिति की बैठक हुई थी और उन्होंने उसके यहाँ पर सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई भी बुक सेलर ने या स्कूल ने एनसीईआरटी को ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया, सारे प्राइवेट पब्लिशर को बुक में प्लेस किया है, सब प्राइवेट पब्लिशर। और उसमें ये भी कहा गया है कि आपको स्पेसिफिक बुक्स ही लेनी है, अदरवाइज जो कई उन्होंने एक उपन्यास दे देते हैं, छोटी किताब, कलर किताब, ये वो किताब, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है उसमें। इसमें क्लियर किया गया है कि और दूसरी कोई भी किताब ना ली जाए, ये भी लिखा है उसमें। बताइए, जब इतनी सारी चीजें हैं इसके बावजूद भी यदि बच्चों को ये कहा जाए कि आपको फलां दुकान से ही किताब लेना है, यही किताब लेना है, इसी प्रकाशक की किताब लेना है, तो निश्चित तौर पर ये जो अनावश्यक दबाव शिक्षा शुल्क के अलावा पड़ता है उसे झेल पाना भी बहुत मुश्किल होता है। यदि एक यूनिफाइड सिलेबस को अपनाया जाए, उस पाठ्यक्रम को अपनाया जाए, तो निश्चित तौर पर बच्चों पर और उनके माँ बाप पर आर्थिक दबाव तो कम होगा ही, पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। पंड्या जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कभी भी इस तरह की मनमानी जो फीस होती है, बेतरतीब फीस होती है, तो उससे एक चीज और देखने में आती है और वो बहुत बड़ी समस्या है। इस समय हम लगातार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं। वो ये है कि माँ बाप बोलते हैं कि बेटा हम तुझ पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो तेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि तू इतना % बना। और बच्चे को भी लगने लगता है, वो नन्हा सा मन जब ये सोचता है कि मेरे माँ बाप इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी फीस जमा कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं फर्स्ट आऊं। तो इससे जो नन्हे मन पर बचपन में जो अनावश्यक एक दबाव पड़ता है, उसमें ये चीज कितना कारण है, कितना जिम्मेदार आप उसे मानते हैं? देखिए, मैं इस बात में, देखिए मैं पालक संघ का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं इस बात से, आपकी बात में पूर्ण सहमत हूँ कि पालकों को सबसे पहले बात दबाव नहीं डालना चाहिए किसी भी स्थिति में। देखिए कोई बच्चा, हर बच्चा फर्स्ट आएगा, हर बच्चा 90% आएगा, हर बच्चा 50% आएगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसी बच्चे में कोई कला होती है, कोई बच्चे में कोई कला होती है। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो माँ बाप की परेशानी है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो परेशानी किसी भी हालत में पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि वो बच्चे तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो बच्चे पर पहुंचेगी तो बच्चे पे गलत असर ही होगा। और मैं किसी हालत में इसका बिल्कुल विरोध करता हूं कि किसी भी तरीके से बच्चे को इस बात से कभी ना कहा जाए कि तुम, आपको 90% लाना है, आपको 50% लाना है। हाँ, ये जरूर है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी जरूर है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, दबाव ना बनाएं। पाठक सर भी बहुत अच्छे अनुभव सुना रहे थे जब मैं बाहर चर्चा कर रहा था, और वो भी इस चीज के सख्त विरोधी हैं, आपने भी कहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, हम जब पढ़ते थे, बहुत मैंने सिंपल एक जवाब है इसका,
हमें 5 क्वेश्चन मिलते थे और एक क्वेश्चन के मार्क्स होते थे 20 मल्टीप्लाइड बाई 500। हम कितनी भी कोशिश करें, माने हम पूरी किताब भी छाप दें तो हमें 55% मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, हर बच्चे को 100 नंबर मिलते हैं आउट ऑफ 100। अभी लास्ट ईयर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हुए हैं उसमें मैंने देखा उसी बच्चे को एडमिशन मिला जिसका 100 में 100% मार्क्स था। तो आप बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो 90%, 98, 97, 96, 95 लेके आए? ये आप बताएं। हम तो किसी का लक्ष्य IITN बनना है? नहीं, IITN वो तो बात दूसरी हो गई। IITN बनने के लिए आजकल पेरेंट्स पता है क्या है, कोचिंग सेंटर में 3 लाख रुपए दे देंगे, 5 लाख दे देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे को क्या बनाना है? IITN। हम उन पेरेंट्स को इतना बताना चाहते हैं, किसी भी, जैसे अभी पांड्या जी ने बोला, बच्चों को प्रेरित करें, दबाव ना डालें। दबाव से बच्चा क्या था, दब जाता है और उसकी जो मेंटल ये होती है वो अपने आप को संकुचित होने लगती है और वो किसी भी तरह से कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो सही बात है। और पाठक सर से जब बाहर बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात और कही थी बहुत सुंदर कि भाई आज के समय में IITN टॉपर को कौन जानता है? जानते भी तो देश भर के लोग, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को कितने लोग जानते हैं? वो तो किसी IIT से पास आउट नहीं है। सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? तो पूरा वर्ल्ड जानता है। परिवार की ये जिम्मेदारी है कि भाई बहुत सारे दूसरे क्षेत्र भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी व्यक्ति बहुत नाम कमा सकता है। फिलहाल इस चर्चा को जारी रखेंगे, रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भक्ति का महाकुंभ, श्रद्धा का महाकुंभ, आध्यात्म का महाकुंभ, विचारों का महाकुंभ, सिंहस्थ महाकुंभ 2016। सिंहस्थ महाकुंभ से जुड़ी हर खबर देखिए दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश पर। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे शिक्षा, व्यवसाय या सेवा। इस विषय पर बहुत सारे पहलू अभी तक की चर्चा में सामने आए हैं। यहाँ पाठक सर आपसे एक और जो दूसरा इसी शिक्षा के व्यवसायीकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो ये है कि आजकल मनमानी फीस जब वसूली जाती है तो शिक्षा संस्थान भी खुद को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि हमारे इतने बच्चे IIT में, हमारे इतने बच्चे एम्स में, हमारे इतने बच्चे फला इंस्टीट्यूशन में। तो इसके कारण टीचर्स पर भी एक दबाव बनता है कि आपको इनसे बेहतर प्रदर्शन कराना है। उनका करियर भी, टीचर्स का करियर भी कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस पर केंद्रित हो जाता है। अंकुर जी, मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ और नहीं भी। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये हम नहीं कहते हैं, हमारा स्कूल वाला नहीं कहता है और ना कोई टीचर कहता है। बच्चे आके कहते हैं कि मुझे IIT में जाना है, मुझे कोचिंग में जाना है, मुझे IITN बनना है। हम उनको क्यों प्रेरित करें? हम ये प्रेरित करते हैं कि यू शुड बिकम ए गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनिए जो इसमें समाज में आपको सब कोई जाने, सब प्यार करे। देखिए IITN तो क्या, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, IITN तो ठीक है, वो तो एक नजीर हो गया है। एक माने हर पेरेंट्स का, आज बच्चों को, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि और दूसरी भी क्षेत्र हैं जहाँ पे, जैसे अभी रिसेंटली आप 3-4 साल से देख रहे हैं कि क्लैट का बहुत क्रेज हो गया है, ठीक है ना। देन कंपनी सेक्रेटरी का क्रेज बढ़ गया, अदर लाइन से। लेकिन मैंने देखा हर माँ बाप उनको एक ही चीज दिखता है, IITN और नहीं तो मेडिकल। नहीं तो 1-2 सालों बाद ये होगा कि क्लैट दिखने लगेगा। अब देखिएगा 2-4 साल के बाद में क्लैट दिखने लगेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं जो मूल धारणा है वो तो नहीं बदल रही। और क्या है पता है अंकुर जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है 10वीं या 12वीं के बाद में, बहुत सारे सरकार ने ऑप्शंस बना के रखे हैं। अगर आपको 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ना नहीं है, आप एयरफोर्स में चले जाइए, टेक्निकल में चले जाइए, नेवी में चले जाइए। अगर आपको पढ़ने का दिल नहीं है, फोर्स मत करिए, ऑप्शंस आप देखिए। इसी भारत सरकार में आपको मैं बता रहा हूँ कि CBSE में जो बच्चे PCM लेते हैं या PCB लेते हैं या आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं, CBSE में 200 सब्जेक्ट हैं। आप चूज करिए ना, उसको लीजिए, उसको पास करिए। क्यों गलत कदम उठाएंगे आप? और हम पेरेंट्स को यही बोलेंगे कि किसी भी बच्चे को आप दबाव ना दें और उनको जो नेचुरल, जो कहना चाहिए टैलेंट है, उनको वो दिखाएं।
प्रतिभा है प्रतिभा निखरने उभरने का मौका मिलना बहुत जरूरी है। अभी जैसे अब डीपीएस का वो बच्चा था आदित्य सिंह, जिसने अभी जो भी है उसके माँ पेरेंट्स से हम क्षमा मांगते हैं, कितना अच्छा गायक था वो। सही। अगर उसको सिंगर में आप भेजते तो कहाँ से कहाँ निकल गया होता। बिल्कुल। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को, लेकिन वो ये भी चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ लिख ले। और उस कारण ये कि देखना कि फिजिकल एक्टिविटीज काफी कम हो गई हैं। वो तो बिल्कुल बंद हो गई। जैसे आपने कहा भी था कि बच्चा 2 बजे तक स्कूल से आता है, फिर सीधे कोचिंग भेज देते 4 बजे कोचिंग पहुंच जाता है, 4 से 10:30 बजे तक कोचिंग में रहता है, फिर खेलेगा कब? उसने ये जाना ही नहीं है कि क्रिकेट क्या होता है और कबड्डी क्या होती है। जी। लेकिन सर मैं यहाँ एक चीज और बोलूंगा कि देखिए प्राइवेट स्कूल जो है या कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्कूल में काउंसलिंग सिस्टम होना चाहिए। जो बात अभी अपन कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात सर ने बताई मुझे कि हमारे पास इतने स्कोप्स हैं, ये स्कोप पेरेंट्स को काउंसलिंग करना चाहिए। जो स्कूल है उसमें ये भी एक सिस्टम हो चाहिए, स्कूल बच्चों को तो बताता ही रहता है, स्कूल कम से कम पेरेंट्स को भी काउंसिल करे, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट जो है, हर आदमी हमारे देश में ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा है, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग उनको सिर्फ एजुकेशन ही समझ में आता है कि यही चीज है, बाकी कुछ नहीं होता दुनिया में। अगर वो स्कूल उसको काउंसिल करेगा बराबर, उनको बताएगा कि आपका बच्चा यहाँ है, आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ पहुँचाना चाहिए, आपको म्यूजिक में ले जाना चाहिए, आपको आर्ट में ले जाना चाहिए, तो शायद ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। पेरेंट्स भी तो भेड़ चाल चल रहे हैं ना। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो पालक हैं उन्होंने भी अंकुर इस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है ये प्रतिष्ठा का विषय मान रखा है। अंकुर जी छोटी सी एक बात कहूंगा, हमारे पास में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं एडमिशंस के लिए। हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप अगर बच्चों को पीसीएम लेते हैं तो जो 5th सब्जेक्ट ऑप्शनल है वो आप कोई ऐसा लीजिए जिससे बच्चों को मैक्सिमम टाइम पीसीएम में गुजारना पड़े और ऑप्शनल में कम। जी। पेरेंट्स का कहना कि यार साहब आप हमें क्या समझा रहे हैं, हमारा बच्चा तो आईपी में और कंप्यूटर में माहिर है। तो हमने बोला ठीक है साहब। हम बोले कैसे माहिर है? बोले साहब वो नेट में बैठा रहता है। देखिए क्या होता, आप बच्चा पेरेंट्स को क्या बोलता है उनको समझ में नहीं आता। वो सोचता है ये कंप्यूटर में बैठा हुआ है, सारा कुछ कर रहा है, माने ये कंप्यूटर का मास्टर हो गया। बट जब आप ओरिजिनल लाइफ में आएंगे, C++ या आईपी में, जितनी मेहनत आपको मैथ्स में करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत आपको कंप्यूटर साइंस में करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही बात है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और खासतौर से ये जो भेड़ चाल चलने की जो प्रवृत्ति है उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। माँ बापों, जो माता पिता हैं, उनको भी ये समझना बेहद आवश्यक है। मैं तो अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं कि मैंने 10th के बाद संस्कृत पढ़ने का मन बनाया था और ग्रेजुएशन तक संस्कृत की पढ़ाई की, तो सब लोग, पूरे समाज वाले, परिवार वाले, सब लोग इसका नाम रखते थे कि आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हो। भाई ये रुचि की बात है, मैंने एक अलग विषय स्ट्रीम में जाने की कोशिश की थी। बहरहाल आपने बात कही कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, तो निश्चित तौर पर की जाना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने भी इस बात का संज्ञान लेते हुए विधायकों की एक समिति गठित की है, जो ये आए दिन जो बच्चों पर जो अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए वे सिफारिशें देंगे, जिससे माता पिता को समझाया जाए, स्कूलों पर उन सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके प्रयास होंगे। तो इससे क्या कुछ बदलाव आएगा पाठक? देखिए सर, मैं फिर वहीं पर आ गया कि आप कोई भी चीज, ऐसी चीज बनाते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि विधायक ही अच्छा? हमारे देश में हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे देश में विधायकों का बहुत मान सम्मान है, लेकिन मेरा कहना है कि एजुकेशनिस्ट को बुलाइए, बिल्कुल, जो आपके साइकियाट्रिस्ट है उनको बुलाइए, हमारे जैसे पाठक साहब हैं, ऐसे जैसे एजुकेशनिस्ट हैं इनको बुलाइए ना। इनसे क्यों नहीं बुलाते? जी, हमारे यहाँ पालकों में से भी होशियार लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं, हो सकता है भाई कम पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा है, लेकिन वो अनुभव तो है, आइडिया दे सकते भाई जो बच्चे को 20 साल पालता है वो उससे कम अनुभवी आदमी मुझे नहीं समझ में आता, वो आदमी को अनुभवी नहीं हो सकता, तो उसको क्यों नहीं बुलाते आप? क्या? हाँ, निश्चित रूप से जो विधायक हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी अनुभवी हैं, मैं उसमें कहीं कभी नहीं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप जो चीज, जिस चीज का एक्सपर्ट है उसको बुलाइए, वो बताएगा, हमें मत बताइए। हम नहीं बोल रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि जो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ऐसे विशेषज्ञों को यदि जोड़ा जाएगा, पालकों को जोड़ा जाएगा, तो इस संबंध में कई अच्छी सिफारिशें, अच्छे सुझाव मिल सकते हैं और उनके बेहतर परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल समय कम है, जाते जाते पाठक सर आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे विषय से हटकर है, यहाँ पर किसी पर आक्षेप नहीं है, और आपके जीवन भर के अनुभवों से यहाँ पर मैं इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहूंगा। वो ये है कि आज के समय में स्कूलों में, आज जो हमने शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा प्रणाली बनाई है, वहां पर
सूचनाएं और जानकारियां तो खूब मिल रही है, बच्चे भी खूब जानकारी नॉलेजेबल हो रहे हैं, लेकिन संवेदनाएं घट रही हैं, लोगों का टॉलरेंस लेवल कम हो रहा है, सहन शक्ति कम हो रही है, छोटी छोटी सी परेशानियों को सहने की क्षमता नहीं रह गई है। देखिए यहाँ क्या कमी रह गई है? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ जी। मैं भी आज से 55 साल पहले एक बच्चा ही था, मैं भी अपने माँ बाप के गोद में खेलता था, माँ बाप हमें उतना ही प्यार करती थी, करते थे, ठीक है ना। लेकिन माँ बाप प्यार दो चीज में करते थे, खाने पीने में और मेरे बीमारी में जी। बाकी जगह में उनको कोई वो नहीं था। वो बोलते क्या, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो और मेरा काम है आपको स्कूल की फीस देना और तुम्हारी देखभाल करना, तुम्हारे कपड़े लत्ते सब धोएंगे। सिर्फ वो था हमारे पास में टॉलरेंस पावर था। अगर हम कुछ बदमाशी करते थे तो हमें क्या करते, बाथरूम में बंद कर देते, सुबह से शाम तक खाना नहीं देते थे। नहीं आज तुमको ये पनिशमेंट है। टुडे आज के जमाने में क्या हो गया, बच्चा अगर एक ग्लास पानी नहीं पिया तो पेरेंट्स परेशान हो जाते कि क्या हो गया इसको। तो बच्चों का जो टॉलरेंस पावर है वो खत्म हो गया है जी। जिसके कारण जो आज जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं ये ओनली टॉलरेंस उनको नहीं है। आप किसी भी बच्चों को कुछ बोलिए वो फट उसी वक्त जवाब देते हैं। दूसरों के प्रति भी संवेदनाएं भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, दूसरे के प्रति भी संवेदनशील नहीं है। पहले जो दया करुणा रहम कुछ नहीं है। आप अभी कुछ भी देखिए, हम बच्चों को गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या होता है, ये शिक्षा और पेरेंट्स के ऊपर टोटल डिपेंड होता है। हर बच्चा ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप को आज भी उतनी ही कदर करते हैं जितना, कुछ ऐसे हैं। लेकिन हम इस समाज में रहते, सबको बराबर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारे पेरेंट्स से अनुरोध है और पांड्या जी से कि ये भी पालक शिक्षक संघ के हैं, तो हम सब मिलके काम करें ताकि हमारा जो शिक्षा की जो सेवा और वो है उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि ना है। जी निश्चित तौर पर जब सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ सभी अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करने की यदि कोशिश करेंगे, यदि ऐसी इच्छा शक्ति होगी, तो निश्चित तौर पर जो विसंगतियां आज शिक्षा के क्षेत्र में नजर आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, खास तौर से ये जानना बहुत जरूरी है कि संवेदनशीलता में सभी गुण समाहित होते हैं और संवेदना या कहना चाहिए पहला स्कूल, पहला विद्यालय हमारा सबका अपना अपना घर होता है। माँ बाप ही सबसे पहले शिक्षक होते हैं, उनको ही बच्चों को इस तरह से तैयार करना होगा कि वे बाद में चाहे किसी भी स्कूल किसी भी संस्थान में जाएं, लेकिन उसके बाद भी अपनी मानवता ना छोड़ें। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आज डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी कर्मचारी बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आज अच्छे इंसान बनाए जाएं। और अच्छे इंसान बनने की सबसे पहले शुरुआत यदि कहीं से होती है तो वो हमारे अपने घरों से होती है। इस बात का यदि ध्यान रखकर सभी अपने अपने स्तर पर यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव हमारे सामने आएगा। आप दोनों अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहीं रुकते हैं, अगले हफ्ते जब लौटेंगे तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।